हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कुलदीप जैन ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज की इस वीडियो में हम 20 अगस्त को जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये आपका पेपर 2 है, जिसके हम बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के 30 में से 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि किस तरीके से सीटेट के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन को हम सॉल्व किस तरीके से करें, जिससे अधिक स्कोर को हम गेन कर सकें और सीटेट को क्वालिफाई कर सकें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल जरूर होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पेपर 1 का भी मैंने वीडियो अपलोड किया जिसमें 30 क्वेश्चन बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के लिए हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं चैनल पर जाकर के। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपको हर रोज वीडियो मिलेगी जिसमें हम सीटेट के लिए प्रिपरेशन करेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? तो आपको इनमें से ऐसे विकल्प को चुनना है जिसमें से हम चिल्ड्रन के क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में बता सकें। तो पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है और क्यों? तो जहां पे विच और हाउ जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वही आपका समालोचन और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, लेकिन हमें इन ऑप्शन को चुन करके सबसे अच्छे उत्तर को बताना है। तो ये तो हो ही सकता है, हम बाकी विकल्प को देखेंगे। आपके शहर में पानी कहाँ से आता है? तो इसका आंसर आपको एक बार पता चल जाएगा तो आप उसको बार बार दे सकते हैं, इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड कट जाएगा। सेकंड, आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियां हैं? तो ये भी आपका याद करने वाला क्वेश्चन हो गया। ये रोट लर्निंग को बढ़ावा देता है, ये क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा नहीं देगा। अगला, आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? तो ये भी आप एक बार याद करके बार बार इसका आंसर दे सकते हैं। इसमें कोई आपका रचनात्मक चिंतन या समालोचनात्मक चिंतन नहीं बढ़ेगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा कौन सा तरीका हो सकता है और क्यों? विच कैन बी द बेस्ट वे टू सेव वाटर एंड वाई? तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि हमें उसका आंसर नहीं आता है तो आप उसको भी उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं आप अपने एलिमिनेशन के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की भूमिका बताना है ना, एविडेंस की आपको भूमिका बताना है, एविडेंस का रोल बताना है क्रिटिकल थिंकिंग में। तो प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। हाँ, तो इसको तो करना ही चाहिए। आगे भी देख लेते हैं, प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए, है ना। तो इसको बिना विश्लेषण के नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक है ना। यह क्या है? विदाउट एनालिसिस एविडेंस शुड बी एविडेंस इज इररिलेवेंट टू क्रिटिकल थिंकिंग। तो यह अप्रासंगिक नहीं होता, जो प्रमाण है यह अप्रासंगिक नहीं होता। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए, इग्नोर किया जाना चाहिए, है ना। तो इग्नोर तो नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए इसका भी आंसर हो जाएगा। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे। फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? समावेशी शिक्षा सबसे पहले क्या कहलाती है? इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहलाता है? तो इंक्लूसिव एजुकेशन में हम बता सकते हैं कि सभी बच्चों को, चाहे वह प्रतिभावान बालक हो चाहे विशेष आवश्यकता वाले बालक हो, सभी को एक साथ बिठा करके उनको सार्वभौमिक उनकी जो जरूरतें हैं उसको पूरा करके उनका सार्वभौमिक विकास करना इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत आता है। इससे संबंधित क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था, तो आप उसको भी देख सकते हैं।
तो इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है? तो सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक दिनचर्या, पाठ्यचर्या से क्या होगा कि कुछ बच्चे जो अच्छे से सीख पाते हैं बस वही सीख पाएंगे, जो कुछ ना कुछ चीज में कमजोर हैं वो नहीं सीख पाएंगे। तो मानक नहीं होने चाहिए, लचीली प्रक्रिया उनके लिए होनी चाहिए। विद्यार्थियों का उनकी योग्यता के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण करना चाहिए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा यही कहती है कि सभी बच्चों को एक साथ बिठा करके शिक्षा देनी चाहिए, ना कि उनको पृथक करना, ना कि उनको वर्गीकृत करना। तो ये आंसर भी गलत हो जाएगा। अगला, विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। तो केवल व्यावसायिक शिक्षा के लिए एजुकेशन नहीं दिया जा सकता, उनके संपूर्ण विकास के लिए उनकी हर एक स्तर पर उनका विकास करना, ये उसका उद्देश्य होता है। व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन, है ना। तो उनके व्यक्तिगत उनकी क्या जरूरतें हैं, क्या उनके लिए पहचान करके किस चीज की उनको जरूरत है, कैसे वो समझेंगे, तो उसको पहचान करके और पाठ्यचर्या में हम क्या करेंगे, उनके हिसाब से सब्जेक्ट्स को लाएंगे या अपने सिलेबस को बनाएंगे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4, है ना। तो व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या का लचीलापन, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पे कथन है और उसका कारण दिया है, तो इसको हमें देखना है। कथन है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। क्यों है? यहाँ पे कारण दिया है कि खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो ये तो सही है ना, कि क्या होता है, खोज अधिगम में शिक्षक क्या करता है, ऐसा एनवायरनमेंट देता है या वातावरण देता है जिसमें विद्यार्थी खुद अपने से सीख सकें, सीखने की ओर उन्मुख हो सकें। तो दूसरा इसका जो रीजन है ये तो सही है। इसको एक बार और पढ़ते हैं कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। तो इन दोनों के विचार में भिन्नता तो देखने को मिलती है। तो ये दोनों कथन सही है, परंतु यहाँ पे जो कथन दिया है उसकी व्याख्या आर में नहीं मिलती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगेन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच में आमतौर पर भिन्न होते हैं, है ना। प्रतिभाशाली विद्यार्थी और अन्य विद्यार्थी के दौर में क्या भिन्नताएं होती हैं वो बताना है हमें। समझ की अग्रवर्ती गहनता, हाँ, तो आप देखते हैं प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वह क्या करते हैं कि जल्दी से सीख पाते हैं, उनकी समझ उसके में अच्छी बनी होती है। तो पहला सही हो जाएगा। सीखने की तेज गति, तो जल्दी से भी सीखते हैं जो प्रतिभावान बालक होते हैं। फिर समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, तो ये अधिक निर्भरता नहीं होती, वो खुद ही समझ सकते हैं। शारीरिक विकास में गति, तो शारीरिक विकास में गति चाहे वह प्रतिभावान बालक हो चाहे वह आपका अन्य बालक हो, तो उनके अलग अलग अपने निर्धारण होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होगा। तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही है, और ऑप्शन ए और ऑप्शन बी मिलते हैं आपके ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी, ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगर कोई बच्चा कम सुन पाता है तो उसके बारे में कौन सा कथन सही है। श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने में क्षमता को प्रभावित कर सकती है। अगर बच्चा अच्छे तरीके से सुन नहीं पाता, तो वह जाहिर है कि दूसरे से संवाद करने में उसको कठिनाई होगी, वह उसको देर लगेगी समझने में कि सामने वाला
बोल क्या रहा है, तो ये तो सही कथन है। और भी ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, तो सभी को नहीं होती है ना, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चे के पास तेज आवाजें करके बच्चों की सुनने की अक्षमता का विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रवण बाधिता हमेशा कान के किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है, तो हो सकती है, परंतु इसका सही आंसर जो बनेगा, श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करती है, तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको सारे क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। को वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम आपको अभी विज्ञान के मतलब साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन को भी अगली वीडियो में कराने वाले हैं, तो उसको देखना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षा खालिस्तान में समान है जबकि खालिस्तान में भिन्न होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको देखना है कि समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं संवर्धन में समान होती हैं, संशोधन में समान होती हैं, गतिवर्धन में या समायोजन में। तो सीखने की जो अपेक्षाएं हैं वह समायोजन में समान होती हैं और संशोधन में भिन्न होती हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो आपकी सीखने की अपेक्षाएं क्या होती हैं, समायोजन में समान होती हैं और संशोधन में भिन्न होती हैं। आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसको देखना जरूरी है। कहीं पर भी हम देख लेते हैं सही है और यहाँ पे पूछा है सही नहीं है, तो कौन सा इसमें सही नहीं है। ऑप्शन ए, ज्ञान व्यक्तिपरक होता है, तो ये तो सही है ना। शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ से ज्ञान की रचना करते हैं, ये भी आपका सही है ना, क्योंकि जो शिक्षार्थी है वह समाज से और संस्कृति से भी ज्ञान को अर्जित करता है। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता होती है, तो प्रभावी रूप से अधिगम के लिए अगर शिक्षार्थी अपने आंतरिक रूप से प्रभावित होता है, प्रेरित होता है, तो वो ज्यादा अच्छे से सीख पाता है, ना कि बाहरी रूप से। तो यही आंसर आपका गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा मतलब जो कथन सही नहीं है उसी को हमें चुनना था। ये आपका ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है, तो हमें फॉल्स कथन को ही चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, व्यक्तिगत आनंद के लिए वाद्य यंत्र बजाना, डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना या पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है जो अपनी खुशी के लिए कोई भी क्रिया करना है ना, तो शिक्षक से प्रभावित होकर परियोजना को पूरा करना, तो ये तो आपका बा है, अभिप्रेरणा है, तो ये नहीं होगा। व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, खुद के आनंद के लिए वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, तो ये आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। डांट से बचने के लिए ये नहीं होगा, या पुरस्कार राशि के लिए ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अभिकथन और कारक का एक और क्वेश्चन आ गया जिसमें लिखा है शिक्षकों को विद्यार्थियों को में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़ितावादी को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो उसको मेहनत करनी चाहिए जिससे सभी एक साथ मिलकर के सीख सकें और रूढ़िवादिता से बच सकें। नेक्स्ट, शिक्षक का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों का समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है ना, तो ये भी सही है। और आप देख रहे होंगे कि जो कथन ये दिया है उसकी व्याख्या इसमें की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, महारत लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में अंतर क्या है। तो महारत लक्ष्य क्या होता है फ्रेंड्स, इसको समझ लो, है ना। महारत लक्ष्य क्या होगा कि ऐसा गोल या ऐसा लक्ष्य
जिसमें किसी भी चीज को आप भली भांति तरीके से सीख लें, उसको दिखावा के रूप में ना करें। वह चीज आपको वास्तविकता में आ जानी चाहिए, उससे कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी क्रिया कराने का पूछा जाए तो आपसे बन जाए, तो ये कहलाता है महारत लक्ष्य। लेकिन नंबर के लिए या प्रदर्शन के लिए कोई भी लक्ष्य होता है तो वह कहलाता है प्रदर्शन लक्ष्य। तो हमें इन ऑप्शन में से ढूंढना है क्या अंतर है। देखो, महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन और मान्यता को प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। तो विफलता से बचने के लिए महारत लक्ष्य नहीं होता है ना, यह होता है उसमें वास्तव में किसी चीज को निपुणता पाने के लिए। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्यों की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होता है। ये आ गया अपने कौशल को सुधारना और कार्य की समझ में सुधार करने के लिए केंद्रित होता है, तो ये तो सही है। और जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने में बाहरी पुरस्कार पर केंद्रित होता है, तो ये भी सही है। तो ये ऑप्शन सही है। और आगे के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। महारत लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, तो अनुमोदन प्राप्त करने के लिए तो आपका प्रदर्शन लक्ष्य होता है ना, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। महारत लक्ष्य के में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमें प्रतिस्पर्धा तो कहीं करनी नहीं है, जहां पे ऐसे क्वेश्चन ऐसे शब्द मिलते हैं वो ऑप्शन कट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई बहन के रिश्ते कैसे होते हैं? माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो साथियों से और माता पिता से तो भिन्न होते हैं, साथ ही साथ समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं, तो ये आंसर सही हो सकता है। माता पिता और साथियों के संबंधों के समान है और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो समान नहीं होते हैं, है ना। केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण होते हैं ऐसा नहीं है, ये जीवन भर चलते हैं। भाई बहन के रिश्तों की सामाजिकरण में भूमिका नहीं है, तो भूमिका तो होती है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया है, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफी भिन्नताएं होती हैं, तो ये तो सही है। कोई बच्चा 13 साल की आयु में कुछ अच्छा करेगा, कोई 14 में करेगा, कोई 15 में करेगा, तो विकास की दरों में काफी भिन्नताएं मौजूद होती हैं, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। और विकासात्मक अंतर अनुमानसिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है, और ये जो है ये भी सही है। जो अभिकथन है उसकी ये सही व्याख्या करता है कि विकासात्मक अंतर अनुवांशिकता पर और अनुभव पर निर्भर करता है, जिसके कारण किसी में धीरे विकास होता है, किसी में एकदम से जल्दी विकास होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? कौन सा सिद्धांत विकास का इस कथन में दिखाई देता है? जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूलित वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में कठिनाई होती है। भाषा का विकास पूरी तरह अनुवांशिकी पर निर्भर रहता है, तो अनुवांशिकी पर पूरी तरह नहीं रहता, वह वातावरण पर भी निर्भर रहता है। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित होती हैं, तो अनुभूति नहीं, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये संबंधित नहीं होते। विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है, तो ये भी गलत है। हमने पढ़ा था कि विकास एक व्यवस्थित हो और एक सीधी रेखा में होता है। नेक्स्ट, भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल होता है, तो भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल होता है, ये सही हो जाएगा। भाषा एक काल के साथ साथ माने अपने समय के साथ साथ विकसित होती रहती है, तो ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट, वह विद्यार्थी जो
पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। तो उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करें, है ना, विकर्षण नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ का प्रदान करें। वो पहले तो जो आपके सिलेबस का है वही नहीं पढ़ पा रहा, तो उच्च ग्रेड के कैसे आप उसको दे सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड दें, तो दंड तो देना नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे बच्चा के अंदर भय पैदा होता है और वह उसको नहीं सीख पाएगा। प्रणालीगत ध्यानात्मक प्रशिक्षण की माध्यम से, है ना, उसको एक सिस्टमेटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग देनी चाहिए जिससे वह अच्छे तरीके से सीख पाएगा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि शिक्षार्थी की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं, जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। तो शिक्षार्थी की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं, जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। तो अंतर्निहित सिद्धांत बताना है आपको। अगला ऑप्शन है शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है, तो शिक्षार्थी एक सक्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए। ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो ये सही लग रहा है। इसमें विद्यार्थी एक्टिव है ना। अगला है शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में विद्यार्थी के लिए तथ्यों का प्रसारण शामिल है, तो ऐसा नहीं है कम जानते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं और मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता, तो ये भी एक तरीके से गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान करने के लिए किया जाना और शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण खुद कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। जटिल समस्याओं का समाधान अमन ढूंढ नहीं पाता, तो उसके लिए शिक्षक किस प्रकार उसकी मदद कर सकता है, तो उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करे, है ना। तो ये सही लग रहा। आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं। उससे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे, तो समस्या का सुलझाना छोड़ देगा तो वह समस्या समाधान करना कैसे सीख पाएगा। उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने को हतोत्साहित करें, तो हतोत्साहित नहीं, हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। उसे उत्तर प्रदान करें, उत्तर प्रदान करेंगे तो वह कैसे सीख पाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वह खुद मंथन करने और उसे विचार कर उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, माध्यमिक कक्षा में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण खाली स्थान पर केंद्रित होता है, कि माध्यमिक कक्षा में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण सजा और शर्मिंदगी के डर पर केंद्रित होता है, सहकारी अधिगम पर केंद्रित होता है, प्रतिस्पर्धी या लोकाचार पर, अनुबंध या पुनर्बलन पर, किस पर केंद्रित होता है। तो डर और प्रतिस्पर्धा और ये नहीं होगा, वह किस पर केंद्रित होगा, सहकारी कोऑपरेटिव लर्निंग पर वह क्या होगा, केंद्रित होगा, है ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लियो वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास प्रकृति के असंगत है, तो असंगत नहीं संगत होता है। आनुवांशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। तो अगला है सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, ये भी गलत है। सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो लियो वाइगोत्स्की ने माना कि बच्चा जैसे जितना अधिक अपने समाज के संपर्क में रहेगा उसका विकास उतना ही अच्छा होता है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न आवश्यकताएं, जो भिन्न आवश्यकताएं होती हैं, उनका क्या काम होता है।
दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न है, ये गलत है। सभी में जो अवस्थाएं हैं वह लागू होती हैं। उदाहरण देकर समझाती हैं कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है, तो ये कुछ नहीं होता। बच्चों में जेनेटिक कोड पर निर्भर करती हैं, तो ये भी गलत है। बच्चों के विकास में सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो जो विकास की 4 अवस्थाएं पियाजे ने बताई हैं, उन्होंने बताया है कि अलग अलग बच्चा अलग अलग आवश्यकता को सीख सकता है और उसमें जो भी विकास है संपूर्ण विकास हो सकता है हर एक अवस्था में। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा कि बच्चों के विकास में के सार्वभौमिक पैटर्न का प्रतिनिधित्व करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? मतलब जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की जो लिमिट है वह क्या है? लिमिटेशन ऑफ पियाजेस थ्योरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बदल देते हैं, तो नहीं। वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये भी नहीं होगा। वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका पर ध्यान नहीं देते, तो ये भी गलत हो जाएगा। वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव पर ध्यान नहीं देते, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव पर ध्यान नहीं देते। तो पियाजे ने बताया है कि संस्कृति और समाज के कारक आपके विकास पर क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं, तो यहाँ पर नहीं है, तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा। यही इसकी क्या है, सीमा है, लिमिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उसके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है ना? तो ये तो सही है। फिर लैंगिक अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अभिग्रहित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कथन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यह जन्मजात हैं लेकिन इस समाज के द्वारा अभिग्रहित नहीं किए जा सकते, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, कथन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है परंतु ऑप्शन बी गलत है, तो हमारा आंसर भी ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछते, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न नहीं पूछेंगे तो उसकी प्रगति नहीं हो पाएगी। शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, सही है। एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, ये भी सही है। और स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, ये भी सही है। तो प्रगतिशील शिक्षा का ये गुण होता है कि प्रश्न पूछना। तो ये तीनों जन से प्रश्न पूछते हैं, तो बी, सी और डी ये आपको मिलते हैं ऑप्शन सी में। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिसमें लिखा है कि शिक्षक से, एक दूसरे से और स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। अगला क्वेश्चन, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को खालिस्तान कहा जाता है और इन्हें खालिस्तान सीखा जाता है। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को क्या कहा जाता है, जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है और इन्हें बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखा जा सकता है। तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे केवल मध्य अवस्था में, तो ये गलत हो जाएगा। प्रारंभ से किशोर अवस्था में नहीं, क्योंकि ये जिंदगी भर सीखा जा सकता है। जेंडर पूर्वाग्रह है मुख्य रूप से प्रारंभिक अवस्था के दौरान, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थी के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? ऑप्शन ए, बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती, तो होती है भाई। अगला, बुद्धि अनुमानसिक कारकों से प्रभावित नहीं होती है, तो अनुमानसिक कारकों से प्रभावित तो होती है फ्रेंड्स।
बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण एकमात्र साधन है, तो ये तो गलत हो गया। बुद्धि बहुआयामी होती है, सही है, और समय के साथ बदल सकती है, तो ये भी सही है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? किसने प्रस्ताव दिया? इस जीन पियाजे, तो जीन पियाजे ने नहीं दिया, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया है, लेवाइगोत्स्की के नहीं, और चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा भी नहीं। तो सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि के का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया किसके द्वारा? हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की अपेक्षा करने के लिए की गई है, या विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करने के लिए की गई है, नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई है, वास्तविक जीवन में स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्रित करने के लिए की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने के लिए मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? विद्यार्थी को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना, तो ग्रेड प्रदान करने से उसका अच्छा विकास नहीं होगा। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें, तो ये हो सकता है। विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सौंपा जाए, तो याद तो हमें करवाना नहीं है कोई चीज। विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश देना चाहिए, तो शिक्षक के निर्देशों से वह करेगा तो खुद क्या सीखेगा? तो इसका सबसे प्रभावी जो होगा वह ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। यह कथन दिया है, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरण और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए, और उदाहरण के बारे में सोचने में संकल्पनाओं को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थी को भ्रमित कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि यहाँ तो ऑप्शन कथन तो सही है लेकिन उसका कारण गलत है। तो जो कथन सही है परंतु उसका जो रीजन दिया है वह गलत है, तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक पहले अवधारणा और प्रतीक रूप में प्रस्तुत करें और फिर भौतिक रूप में, है ना। तो अवधारणा प्रस्तुत करें तो ये तो गलत हो जाएगा। पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता, तो हमें पहले उस पर चर्चा करनी चाहिए जो विद्यार्थी को पता होता है। पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों में आए, तो ये सही है। पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणा पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करना, तो ये नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो फ्रेंड्स, आई होप ये जो 30 क्वेश्चन हैं आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में हम फ्रेंड्स गणित व विज्ञान के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, जो 60 हैं, तो हम उनको भी देखेंगे, है ना। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिएगा, जिससे आगामी जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपसे मैं हर रोज मिलता रहता हूं एक ना एक हेल्पफुल वीडियो में। तो आपसे इसी तरीके की वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।